नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी के वे मौसम और जलवायु क्षेत्र जो हमें जीवन देते हैं, और दूसरी तरफ वे अप्रत्याशित पर्यावरणीय आपदाएं जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती हैं। प्रकृति का ये दोहरा रूप कैसे काम करता है, आइए इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो हमारा आज का मुख्य स्रोत है। ये एक बेहतरीन और बेहद स्ट्रक्चर्ड चार्ट है जो भूगोल के प्राकृतिक क्षेत्रों और आपदा प्रबंधन जैसे भारी भरकम विषयों को आपस में जोड़ता है। आज हम इसी सोच के हर एक पहलू को डीकोड करने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। शुरुआत होगी वैश्विक प्राकृतिक जलवायु क्षेत्रों से, फिर हम मानसूनी प्रदेशों और वहाँ के जीवन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि पर्यावरणीय आपदाएं असल में क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या हैं, और अंत में आपदा प्रबंधन और बचाव कैसे किया जाता है। तो पढ़ते हैं अपने पहले भाग की ओर, वैश्विक प्राकृतिक जलवायु क्षेत्र। हमारे सोर्स में मुख्य रूप से 3 वैश्विक जलवायु क्षेत्रों की तुलना की गई है। पहला है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश, जो 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच है। यहाँ सर्दियों में अच्छी खासी बारिश होती है और ओक या एल्म जैसे पेड़ पाए जाते हैं। दूसरा है सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, जो 45 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में है। अब देखिए, यहाँ अक्षांश का सीधा असर खेती पर पड़ता है। ये जगह वसंतकालीन गेहूं के लिए जानी जाती है। और तीसरा है चीन तुल्य प्रदेश, जो 25 से 40 डिग्री के बीच का एक वार्म टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र है। मतलब पृथ्वी पर आप किस अक्षांश पर हैं, ये पूरी तरह से तय कर देता है कि वहाँ का मौसम और वनस्पति कैसी होगी। है ना कमाल की बात। चलिए अब रुक करते हैं भाग 2 का, मानसूनी प्रदेशों का गहराई से विश्लेषण। अब सवाल ये है कि ये मानसूनी प्रदेश आखिर दुनिया में हैं कहाँ? ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं और ज्यादातर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर स्थित होते हैं। इनका फैलाव देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और यहाँ तक कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक। सच कहूँ तो इसका ग्लोबल फुटप्रिंट बहुत ही विशाल है। और ये आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस क्षेत्र में तापमान का कितना जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। मानसूनी प्रदेशों में साल भर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस की चुभने वाली ठंड से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी तक जा सकता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये सच में एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है। अब बारिश के आंकड़ों पर गौर कीजिए। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के विशाल अंतर के बीच होती है। इसमें चक्रवाती, पर्वतीय और संवहनीय हर तरह की बारिश शामिल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब यहाँ बारिश होती है तो बस पूछिए मत, झमाझम होती है, और जब नहीं होती तो सीधे सूखा पड़ जाता है। लेकिन मानसून की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है हवाओं की दिशा का पूरी तरह से उलट जाना। इस क्षेत्र में हवाएं 6 महीने तक समंदर से जमीन की ओर चलती हैं, जो अपने साथ ढेर सारी नमी और बारिश लाती हैं। और फिर बाकी के 6 महीने यही हवाएं जमीन से समंदर की तरफ चलने लगती हैं, जिससे सूखा मौसम आता है। हवाओं के इसी भारी यांत्रिक बदलाव की वजह से यहाँ 3 बिल्कुल अलग अलग मौसम बनते हैं। स्रोत में एक बहुत ही खास स्थानीय घटना का जिक्र है, जिसे लू कहते हैं। भारत के उत्तरी मानसूनी इलाकों में मई और जून के महीनों में जो तपती हुई गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें लू कहा जाता है। बारिश के आने से ठीक पहले की ये भयंकर गर्मी दिखाती है कि यहाँ का मौसम कितना एक्सट्रीम हो सकता है। अब आते हैं भाग 3 पर, मानसूनी क्षेत्रों में जीवन। इतने एक्सट्रीम मौसम के बाद भी यहाँ जिंदगी और जैव विविधता बहुत ही शानदार तरीके से फलती फूलती है। यहाँ सागौन, साखू, आम और चंदन जैसे पेड़ों की भरमार है। जानवरों और पक्षियों की बात करें तो एक हैरान करने वाला फैक्ट है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सर्दियों में साइबेरियाई पक्षी मीलों का सफर तय करके यहाँ आते हैं। और इंसानों का क्या? ये इलाका खेती, पशुपालन और उद्योगों के लिए इतना बेहतरीन है कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताएं यहीं पनपी और आज भी यहाँ घनी आबादी निवास करती है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इतनी घनी आबादी का एक बहुत ही कमजोर पहलू भी है। स्रोत का ये कोट बिल्कुल सटीक है। यहाँ की कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर है। अगर पर्याप्त बारिश न हो तो सीधे सूखा और अकाल पड़ जाता है।
प्रकृति के ऊपर ये भारी निर्भरता इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही संवेदनशील यानी वल्नरेबल बना देती है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं भाग 4 में, पर्यावरणीय आपदाओं की परिभाषा। टेक्स्ट के मुताबिक आपदा या डिजास्टर आखिर है क्या? परिभाषा एकदम साफ है। कोई भी ऐसी घटना जिससे मानव, समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बहुत बड़ी मात्रा में और बेहद तेजी से नुकसान पहुंचता है, उसे आपदा कहते हैं। देखिए, ये कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये अचानक होने वाला विनाश है, जिससे निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, आपदाओं के प्रकार। अब इस तुलना को ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बादल फटना और सूखा। ये पृथ्वी की अपनी ताकतों से पैदा होती हैं। और दूसरी तरफ हैं मानव जनित, यानी इंसानों द्वारा पैदा की गई आपदाएं, जैसे जहरीली गैसों का लीक होना, महामारियां, न्यूक्लियर विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट। विनाश दोनों ही लाते हैं, लेकिन एक प्रकृति की देन है और दूसरा हमारी खुद की गतिविधियों का नतीजा। अब हम अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं, भाग 6, आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया। चलिए देखते हैं कि इस तबाही से निपटने के लिए हमारा सिस्टम कैसे बना। 2005 और 2006 भारत के आपदा प्रबंधन में मील के पत्थर हैं। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का गठन हुआ, जिसका काम नीतियां बनाना है। और ठीक अगले साल 2006 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी NDRF की स्थापना हुई। जब भी कोई संकट आता है तो यही NDRF की टीम ग्राउंड पर उतरकर सीधे लोगों की जान बचाती है। तो हमने शुरुआत की थी इस बात से कि जलवायु कैसे जीवन को पनपने का मौका देती है और कैसे वही प्रकृति भयानक आपदाओं का रूप ले सकती है। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल है। हमारी आधुनिक सभ्यताएं इस बेहद संवेदनशील जलवायु पर अपनी निर्भरता बनाए रखने के साथ साथ खुद को इन पर्यावरणीय आपदाओं से कैसे बचा सकती हैं? ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे खोजना ही होगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा